Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today we are going to study the first chapter, that is introduction, how, when and where, and I am having the book class 8 our past. So let us start. हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स कि डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, हम इस चैप्टर में जाने कि जो हिस्ट्री कैसे, कब और कहाँ, इन सारे आंसर्स हमें इस लेसन के मतलब डिटेल्स में पता लग जाएंगे कि जो स्टार्टिंग क्या है. जैसे देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स कि ठीक है, एक ऐसा टाइम था जब हिस्टोरियंस क्या होते हैं, जो हिस्ट्री लिखने वाले राइटर होते हैं. ठीक है, तो वो डेट्स से लेकर ज़्यादा कंसर्न रहते थे, ज़्यादा ध्यान रखते थे, फैसिनेटेड रहते थे. देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्रोन. और इस बात के ऊपर बहस रहती थी कि जो डेट्स है, किस डेट को कौन सा राजा बना है पर्सन, कौन सी लड़ाई लड़ी गई. तो इस कॉमन सेंस में अगर आइडिया देखे जाए तो ठीक है, तो जो हिस्ट्री है वो क्या है, सिनोनिम्स विद डेट्स. ठीक है, हिस्ट्री को अगर सिनोनिम देखा जाए, हिस्ट्री सिमिलर कैसे है, डेट से है. यू मे हैव हर्ड पीपल से, और आपने सुना भी होगा लोगों मतलब कि जैसे लोग कहते हैं आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, कि मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, कि सिर्फ इसको डेट्स को याद करना ही होता है. इस सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू, क्या ये जो विचार है, क्या ये नोशन सच है. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. ठीक है, हिस्ट्री सच में क्या होती है, एक चेंज होता है जो टाइम टू टाइम होता रहता है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज. ठीक है, इस हिस्ट्री का मतलब है कि चीज़ें पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हैं. एज सुन एज वी कंकर द पास्ट विद द प्रेजेंट. ठीक है, जैसे कंपेयर, जैसे हम कंपेयर करते हैं पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, सिर्फ हम पहले और बाद की बात करते हैं. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डोंट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट वट वी सी अराउंड अस. हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम सिर्फ ये नहीं पूछते हिस्टोरिकल क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, क्या हमारे चार हो रहे हैं. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम चीज़ों को ना ऐसे ही ले लेते हैं कि ऐसे ही हैं ये. एज इफ वट वी सी, जैसे हम देखते हैं तो वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट. ठीक है, हमें चीज़ों को वैसे देखना चाहिए जहाँ पे हम रहते हैं, हमें चीज़ों को देखना चाहिए कि चीज़ कैसी है. बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस. लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैरानगी की होती है जब उनके बारे में हम क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा ईगर टू नो होते हैं, कि जब हम जाना चाहते हैं. वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. ठीक है, हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें लगता है कि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं. And watching someone sip a cup of tea or at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. ठीक है, जब भी आप देखते हो कि जैसे कोई चाय पी रहा है किसी रोड मतलब कि सड़क के किनारे पे, तो हम सोच सकते हैं कि भाई चाय कैसे बनी है. ठीक है, कब पीनी शुरू करी थी. अगर हम किसी ट्रेन में से बाहर देखें अपने आप को, हम ये करेंगे कि जो रेलवे है वो कैसे बना. ठीक है, और अगर हम दूर से देखें तो मतलब कि क्या रेलवे कितने टाइम हो गया होगा रेलवे बनने को. ठीक है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह तो हमें लगता है कि न्यूज़पेपर कब बना होगा. तो मतलब ये सारे के सारे हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं. अब ये साइड्स में दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है. देखो, जो एक ब्राह्मण है ऑफरिंग कर रहा है वो शास्त्र. ठीक है, किसको कर रहा है, ब्रिटेनिया को. जो फ्रंट पीस टू द फर्स्ट मैप. ठीक है, जो फ्रंट पीस में मैप की जो स्टार्टिंग में ही बिल्कुल जो दिखाया गया है, तो इसमें जो ब्राह्मण है वो क्या कर रहा है, ऑफरिंग कर रहा है ना ब्रिटेनिया को, जो इंग्लैंड की जो क्वीन है. तो अब इसमें जो रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव. आपको ये ध्यान रखना, जो मैप पहली बार मैप प्रोड्यूस किया गया, हमें मैप है, ये पहला मैप है, ये मैं प्रोड्यूस किया है किसने, जेम्स रेनल ने 1782 में. ठीक है, रेनल को बोला गया था, किसने बोला था, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि मैप बनाना हिंदुस्तान के ऊपर. ठीक है, एक एंथुजियास्टिक स्पोर्टर है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और मतलब कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश को मतलब कि जीतने वाले जो हैं. ठीक है, रेनल सो प्रेपरेशन ऑफ मैप्स, और रेनल ने क्या देखा कि भाई मैप बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. तो ये सब, जैसे आपको मान लो ये पिक्चर का, मेरे को तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो पिक्चर आ जाती है, तो आपने बताना है कि पिक्चर किसकी है, किसमें ब्राह्मण सा जो ऑफरिंग करा है शास्त्र को. ठीक है, जो ब्रिटेनिया को, और जो मैप है फर्स्ट टाइम उसने जेम्स रेनल ने बनाया था. आपको इतना लिखना होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे, कि ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर टू अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम. अगर हम सारे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढे कि भाई चाय कैसे बनी है, ठीक है, रेलवे लाइन कब बनी थी, न्यूज़पेपर, तो ये सब किससे रिलेट करते हैं, सारी की सारी चीज़ें टाइम से रिलेट करती हैं. बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइज डेट इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर. लेकिन टाइम का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी एक साल, किसी मंथ की प्रॉपर डेट को ले लें. समटाइम्स क्या होता है, ये इनकरेक्ट, गलत भी होता है. किसी चीज़ को हम फिक्स कर देते हैं कि हाँ इसी टाइम पीरियड में हुई थी, है ना. जो हमारे इंडिया में जो लोग होते हैं वो ये नहीं है कि भाई आज ही चाय पीनी शुरू करी है, या लेकिन इसको टेस्ट डेवलप होने में क्या है, बहुत टाइम लगता है. तो देयर कैन बी नॉट वन क्लियर डेट. ठीक है, एक प्रॉपर एक डेट नहीं हम कह सकते कि सिर्फ यही डेट थी, भाई इसी डेट को हुआ था. सिमिलरली इसी तरीके से वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट. इसी तरीके से हम ब्रिटिश रूल की भी हम सिंगल डेट ही फिक्स कर सकते हैं कि ब्रिटिश इस दिन आए थे, या नेशनल मूवमेंट इस दिन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. ठीक है, चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. जो चेंजेस होते हैं वो हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में टाइम लगता है.
ऑल दिस थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कि एक टाइम लगता है, तो वी कैन ओनली रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन ऑफ टाइम का मतलब क्या है, अब कोई भी चीज़ हम एक दिन में तो नहीं कर सकते, कुछ टाइम लगता है, मतलब 5 दिन 10 दिन, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्पैन ऑफ टाइम बोलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली पीरियड, मतलब एक पीरियड लगेगा, ड्यूरेशन लगेगा। अब जैसे मैं आपको ये लेसन समझा रही हूँ वीडियो, ये तो नहीं मैं 1 मिनट में कर दूँगी, मुझे कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट इतना टाइम तो लगेगा ना इस चीज़ को समझाने में, तो वो स्पैन ऑफ टाइम हो जाएगा। ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, ठीक है, इतने टाइम में कितने चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। अब हम भी जो हिस्ट्री को डेट्स के साथ क्यों हम कंटिन्यू करें, जो एसोसिएशन है इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि एक ऐसा टाइम था जब हिस्ट्री में कुछ बैटल्स हुई थी, कुछ इवेंट्स हुए थे, ठीक है, जिसमें कि क्या है, रूलर्स थे, कुछ पॉलिसीज़ थी। जो हिस्टोरियन है उन्होंने लिखा था कि जो ईयर्स है, कब वो उनको शासन मिला, ठीक है, कब उनकी शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, कौन सा तो कि उन्होंने लड़ाई करी, ठीक है, किस ईयर वो मरे हैं, कौन सा नेक्स्ट ईयर रूल आने वाला है। तो इस इवेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, और हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे डेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा होगा हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में कुछ पास्ट 2 ईयर्स में कुछ हिस्टोरियंस ने अब लिखते हैं कि कैसे जो अदर इश्यूज आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देखोगे किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को मतलब कि गुजारा किया है, कैसी चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं, कैसे वो खाते हैं, कैसे सिटीज़ डेवलप हुई है, कैसे मार्केट्स आई है, कैसे किंगडम फॉर्म्ड हुआ, कैसे न्यू आइडियाज़ बने हैं, कैसे कल्चर और सोसाइटी चेंज हुई है। तो ये सब न्यू हिस्टोरियंस है, उन्होंने राइट किया हुआ है टेक्स्ट बुक्स में, बजाय कि सिर्फ इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी हमें एक ये इन्फॉर्मेशन दी गई है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, लिप्टन टी की जो एडवर्टाइजमेंट है, कि देखो पहले भी एडवर्टाइजमेंट आती थी, देखो कितने पुराने टाइम की एडवर्टाइजमेंट है जो हम आज भी देखते हैं, देखो एडवर्टाइजमेंट है ना, तो हमारी जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट है वो हमें हेल्प करते हैं कि किस तरीके से जो मार्केट है नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करती है, किस तरीके से किसी टेस्ट को पॉपुलराइज किया गया था। और ये 1922 की एडवर्टाइजमेंट है, कि आपको याद रखना है, लिप्टन टू की एडवर्टाइजमेंट 1922 में आई थी लिप्टन टू की, और ये बता दें कि किस तरीके से रॉयल्टी है पूरे वर्ल्ड में उसको एसोसिएट करती है टी से, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो जो वो घोड़े पर जो बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्वीन विक्टोरिया है ब्रिटेन की, उनका जो 3rd बेटा है, ठीक है, प्रिंस ऑथर है, जिसको टाइटल दिया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट का। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट क्या है, विच डेट क्या होता है, बाय विच क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स, क्या हम इस क्राइटेरिया से, ठीक है, इस मापदंड से क्या हम कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है। अगर जैसे डेट की बात करें, हमें कैसे पता चलेगा डेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या किस डेट को सिलेक्ट करना चाहिए, या किस डेट से हमें किस हिस्ट्री को, मतलब कि क्या होता है कि वी कंपोज अ स्टोरी ऑफ द पास्ट, हम क्या करते हैं, हम अपनी पास्ट की कोई स्टोरी कंपोज करते हैं, आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑफ देयर ओन, अपने आप में जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, दे बिकम वाइटल भी इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम उसमें कुछ इवेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम फोकस करें जैसे किस तरह स्टडी में चेंजेस आए हैं, तो हम ये सोचना शुरू कर देंगे नए इश्यूज़ क्या हैं, न्यू डेट्स क्या हैं जो इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, चलो, जो हिस्ट्रीज़ हैं वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है, ठीक है, जो रूल हैं जो हर गवर्नर जनरल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिस्ट्रीज़ है वो किससे शुरू होती है, फर्स्ट गवर्नर जनरल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स से। जैसे हिस्ट्री में अगर हम देखें कि हिस्ट्री में जो ब्रिटिशर्स से शुरू होती है, तो ब्रिटिशर्स कौन से आए, पहले हमारे आए गवर्नर जनरल, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर एंडेड किससे होती है, लास्ट वायसराय से होती है, लॉर्ड माउंटबेटन से होती है। और कुछ चैप्टर्स भी है जिसमें हम अलग अलग इनके डेट्स पढ़ेंगे, इनके वर्क पढ़ेंगे, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स का, वेल्सली का, बेंटिक्स का, डलहौजी का, कैनिंग्स का, ठीक है, एंड लॉरेंस का, लीटन का, रीपन है, कर्जन है, सारे के सारे जो ये ब्रिटिशर्स थे ना उनके नेम हैं, ये जितने भी गवर्नर जनरल आए, तो हार्डिंग, इरविन, ठीक है। तो इट वॉज सीमिंगली नेवर एंडिंग, ये ऐसा लग रहा था कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगे जो सक्सेसर आए थे, जो गवर्नर जनरल आ रहे थे, वायसराय आ रहे थे। तो जो सारी की सारी हिस्ट्री में जो डेट्स है बुक्स में है, वो सारी की सारी पर्सनैलिटी किससे रिलेटेड करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ होती है, क्या क्या उन्होंने अचीव किया। और ये ऐसा लग रहा था कि मानो कि कुछ और नहीं है, जैसे वो मतलब कि आउटसाइड उनकी लाइफ से ये इंपॉर्टेंट था कि हमें उनके बारे में जानना है ना। क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ, क्रोनोलॉजी क्या है कि जैसे मान लो 17th सेंचुरी में आया, 18th सेंचुरी में आया, 19th सेंचुरी में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेट्स बोलते हैं उनकी लाइफ्स की क्रोनोलॉजी को मार्क्स करना। डिफरेंट चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे,
कैन वी नोट राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ द पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में नहीं लिख सकते, क्या हम उसकी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मतलब कि अलग अलग फॉर्मेट में नहीं डाल सकते गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग। हमें व्हेन वी राइट हिस्ट्री, हम हिस्ट्री कब लिखते हैं, कौन सी स्टोरी है, कब हम डिवाइड करते हैं अलग अलग चैप्टर में, हम क्यों करते हैं ऐसा, तो इट इज़ गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, ठीक है। तो हर चैप्टर क्या होता है, इसी तरीके से क्या होता है, वो रिलेटेड होता है, आपस में सिमिलर होता है, और हमें ये बताते हैं एक स्टोरी एक तरीके से जिसमें एक सेंस बनती है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम फोकस करते हैं इवेंट पे, जिसको बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्रीज होती है वो क्या रिवॉल्व करती है, इन गवर्नर जनरल के चारों ओर ही घूमती है। तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडियंस की सिंपली ये नहीं बताती, दे हैव टू नो स्पेस, उनके पास कोई स्पेस भी नहीं होता। क्या है, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ओवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री में क्या है, अनदर फॉर्मेट होता है। दिस वुड मीन, इसका मतलब है कि जो ओल्ड डेट्स होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, विल नो लॉन्गर हैव सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस अब नहीं रही है। ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट, ठीक है, अब एक नए तरीके से डेट्स बन गई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो है मेरी पिक्चर दी गई है वो पिक्चर किसकी दी गई है, वॉरेन हेस्टिंग्स की दी गई है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने हमारे, कब बने, 1773 में, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो। फिर जब हिस्ट्री की जो बुक्स थी नरेट की गई थी उसमें गवर्नर जनरल के काम भी, बायोग्राफीज भी बताई गई हैं, ऑलराइट। फिर बात आती है कि हमने कैसे पीरियोडाइज़ किया। पीरियोडाइज़ का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड किया। इससे पहले तो हमने डेट्स के बारे में पढ़ा कि डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को कैसे पीरियोडाइज़ किया गया, हिस्ट्री को कैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1817 में जेम्स मिल ने, जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, पब्लिश करी एक मैसिव 3 वॉल्यूम बुक जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, किसमें, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में। और ये पीरियोडाइजेशन थी वो सबने इसको एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। क्या आप सोच सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी आई? तो वाई डू वी ट्राई डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स, कि हम क्यों डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें उस टाइम पीरियड की करैक्टरिस्टिक्स पता चलें, सेंट्रल फीचर्स हमें पता चलें, ठीक है, और इसके द्वारा हम इसको पीरियोडाइज कर सकें। जैसे डिफरेंट बिटवीन पीरियड्स में जैसे वो इम्पोर्टेंट है नहीं है, हम देख पाएँ कि क्या पास में क्या चीज़ें थी, हम देख पाएँ कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी और किस तरीके से उन पीरियड्स में चेंजेस आए, हम कंपेयर कर सकते हैं। ये पीरियोडाइजेशन का फ़ायदा है। तो जेम्स मिल ने क्या सोचा कि ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। तो जो जेम्स मिल था उसने क्या सोचा कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं भाई उनका लो लेवल है सिविलाइजेशन के, तो रहने सहने का जो तरीका होता है यूरोप से। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या था, जो उसकी जो हिस्ट्री उसने बताई कि ब्रिटिश से पहले जो इंडिया में, मतलब कि बिफोर द ब्रिटिश केम टू, जैसे इंडिया में ब्रिटिश आने से पहले तो हिंदू और मुस्लिम ही डेस्पोट्स रूल्ड इन द कंट्री, ठीक है, हिंदू मुस्लिम ही क्या करते थे, डिक्टेटरशिप करते थे। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, रिलीजियस मतलब कि लोग धार्मिक, मतलब कि उनमें सहनशीलता नहीं थी। कास्ट टैबूज थे, मतलब टैबूज का मतलब क्या होता है, एलिनेशन करना, बंद कर देना किसी चीज़ को। सुपरस्टिशन थे, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा थे। तो जो ब्रिटिश रूल में, मतलब कि ठीक है, ब्रिटिश रूल जेम्स मिल ने क्या मैं फील किया, कुड सिविलाइज इंडिया, कि वो इंडिया को सिविलाइज कर सकता है, ठीक है। टू डू उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए नेसेसरी था कि वो यूरोपियंस जो तरीके होते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, यूरोपियंस आर्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, लॉज को। और जेम्स मिल का इनफैक्ट उसने सजेस्ट किया जो ब्रिटिश है उसको, मतलब कि जितने भी मतलब कि लैंड हैं, जो एरियाज़ हैं, उसको इंडिया में वो जीत लेना चाहिए ताकि लोगों में एनलाइटमेंट, लोगों में जागृति आए, खुशी आई, ठीक है। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल, क्योंकि वो इंडिया है भाई ब्रिटिश की हेल्प के बिना मतलब कि ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ये जेम्स मिल का मानना है। तो जो ये आइडिया था हिस्ट्री में, तो ब्रिटिश रूल ने रिप्रेजेंट किया, इसमें कुछ फोर्सेस करे उसमें प्रोग्रेस के, सिविलाइजेशन के। तो जो पीरियड है ब्रिटिश से पहले था जो, उसको माना गया कि भाई डार्क ऑफ काइंडनेस, कि भाई ब्रिटिश के आने से पहले तो इंडिया में अंधेरा है, मतलब कि लोगों को पता नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है। क्या ये आइडिया सही है या नहीं है, ये देखते हैं। तो इस तरीके से हम रेफ़र करते हैं किसी भी पीरियड को, हिंदू या मुस्लिम में। डिडंट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे जो फेथ होते हैं, विश्वास होते हैं, जो एक टाइम मतलब एक ही पीरियड में एक साथ होते हैं। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन, कि भाई हम किसी भी पीरियड को अगर कैटेगराइज कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हम एक धर्म के अकॉर्डिंग ही क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो लाइफ्स होती है, प्रैक्टिसेस होती है अदर की, वो सच नहीं है। वी शुड ऑल्सो, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जितने भी शासक पुराने टाइम में आए ना, तो उन्होंने कोई एक सेम फेथ नहीं शेयर किया, मतलब कोई किसी फिलोसफी में विश्वास करता था, कोई किसी फिलोसफी में विश्वास करता।
इसके अलावा जो ब्रिटिश की जो क्लासिफिकेशन थी हिस्टोरियंस की, वो हमेशा क्या थी, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो किस में करते थे, एंशंट में, मेडिवल में, मॉडर्न में। एंशंट मतलब प्राचीन टाइम, मेडिवल मतलब मिडल टाइम, मॉडर्न मतलब आधुनिक टाइम। तो वो डिवाइड करते थे। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। क्या प्रॉब्लम आई पीरियडाइजेशन करने में, कि उन्होंने ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर से ली थी, जहाँ पे फोकस किस पे करते हैं, मॉडर्निटी पे करते हैं, मॉडर्न पीरियड में करते हैं, और जिसमें साइंस है, रीज़न है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। और जो मीडियल टर्म थी वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, सोसाइटी है जो वो का हम किस तरह की मॉडर्न सोसाइटी भी एग्जिस्ट नहीं करती उसमें। क्या आप मतलब कि इस बात को एक्सेप्ट करते हो, बिल्कुल ही बिना क्रिटिसिज्म के, अनक्रिटिकल बिना क्रिटिसिज्म के, जो मॉडर्न पीरियड की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कैसे डिस्क्राइब करोगे आप, एज जैसे आप देखोगे इस बुक में, ब्रिटिश रूल के अंडर मतलब कि बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं थी, और ये बात सच भी है, फ्रीडम और लिबर्टी तो थी ही नहीं हम लोगों के पास। तो जो पीरियड है वो इसमें नाउ जो मतलब कि नाउ वाज अ पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, जो ना ही कोई इकोनॉमिक ग्रोथ थी, ना ही कोई प्रोग्रेस थी। तो बहुत सारी जो हिस्टोरियंस है वो रेफर करते हैं इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड, मतलब कि जिसको ये मॉडर्न बोल रहे हैं ना, वो मॉडर्न तो इसलिए नहीं क्योंकि ना तो कोई सोशल ग्रोथ थी, ना कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ थी, ना ही कोई प्रोग्रेस थी। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया, जो मतलब कि हिस्टोरियंस है, काफ़ी हिस्टोरियंस, उन्होंने इसका नाम दिया कॉलोनियल। ठीक है, ये बहुत टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बुक में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होगा, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे पहरे को मैं मतलब कि लाइन बाय लाइन की बजाय अगर मैं आपको ये बता दूँ इन शॉर्ट में, तो ये जो अंडरलाइन की यही इंपॉर्टेंट है इसमें, कि कॉलोनियल का मतलब क्या है, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री, सब्जुगेशन के तक वश में कर लेना, कब्जा कर लेना, अनदर लीड्स। ठीक है, अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे अगर कब्जा कर लेती है, वश में कर लेती है, उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल चेंजेस लेकर आती है, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो अब आप क्या है, यू विल से हाउर फाइंड द ऑल क्लासेस ग्रुप ऑल डिड नॉट एक्सपीरियंस। अगर अब आप देखोगे कि जितने भी क्लासेस होते हैं, जितने भी ग्रुप होते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं चेंजेस को इस तरीके से। यही रीज़न है इस बुक का नाम क्या है हमारा, आवर पास, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू वी नो। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें चीज़ें क्या हैं, वो किस तरीके से पता चल रही हैं। अब देखो, व्हाट सोर्स डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भाई इंडियन हिस्ट्री कोई आज की हिस्ट्री नहीं है, 250 ईयर से चलती आ रही है। तो हमें इन चीज़ों का पता कैसे लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों का हम रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, जैसे हर स्कूल में भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि आपको रिकॉर्ड रखा जाता है, आपका डाटा रखा जाता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से हमें पता लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। ब्रिटिश क्या विश्वास करते थे कि राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो हर चीज़ को क्या करते थे, लिख कर रखते थे, हर रिकॉर्ड को लिख कर रखते थे। ठीक है, हर मतलब उसको जो क्या होता है कि एवरी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्लान है, पॉलिसी है, डिसीजन है, एग्रीमेंट है, सब लिखा जाता था। वंस दिस वर डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड। हर जो चीज़ क्या थी प्रॉपर तरीके से लिखी जाती थी, हर प्रॉपर तरीके से स्टडी और डिबेट की जाती थी। और ये चीज़ें रखने का जो तरीका था, मतलब मेमोरेबल हो जाता था, नोटिंग्स हो जाते थे, रिपोर्ट की फॉर्म में हो जाता था। और इसको रखने के लिए उन्होंने एक अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी बनाए, रूम्स भी बनाए जिसमें चीज़ों को संभाल के रखते थे। आर्चिव्स भी बनाए। आर्चिव क्या होता है, जहाँ पे ओल्ड राइटिंग्स रखी जाती हैं। म्यूजियम भी बनाए जहाँ पे वो चीज़ों को, रिकॉर्ड को रख लेते थे। ठीक है, लेटर वगैरह, मेमोरेंडम वगैरह एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मतलब कि भेजने के लिए रखते थे वो। फिर ये सारा का सारा रिकॉर्ड इन्हीं के थ्रू रखा जाता था। अच्छा, अर्ली ईयर्स में क्या था, 19th सेंचुरी में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो केयरफुली कॉपीड भी किए जाते थे। वो कौन कॉपी करता था, कैलियोग्राफिस्ट करते थे, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती थी, जो स्पेशलाइज्ड होते थे अच्छी राइटिंग लिखने में। तो मिडल 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इनकी प्रिंटिंग को, मल्टीपल कॉपीज़ को, प्रिंटिंग आ गई ना, जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई तो उसको कॉपीड किया जाता था, लिखा नहीं जाता, फिर कॉपी हो जाता था। ठीक है, ये जैसे आपको ये पिक्चर आ गया, आपको इस पिक्चर का पता होना चाहिए, पिक्चर किसकी है, नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया केम अप इन 1920। ठीक है, ये नेशनल आर्चिव्स है जो इंडिया में 1920 में है। और न्यू दिल्ली में इसको बिल्ड किया गया था। नेशनल म्यूजियम है, नेशनल आर्चिव, बोथ लोकेटेड कहाँ की गई थी, वाइसरगल पैलेस है, वहाँ पे की गई थी। ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है कि जो सर्वे है वो कैसे इंपॉर्टेंट बने। ठीक है, सर्वे कैसे इंपॉर्टेंट बने, द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सर्वे करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना। सर्वे क्या होता है कि किसी भी एरिया का आपको डाटा कलेक्ट करना। तो ब्रिटिश विश्वास करते हैं जो कंट्री है वो, किसी कंट्री को हम प्रॉपरली कब जान सकते हैं, जब हम प्रॉपरली उसके बारे में जानते हैं। तो 19th सेंचुरी से पहले जो डिटेल सर्वे थे वो क्या करे, मतलब कि पूरे मैप के थ्रू किए जाते थे। पूरी कंट्री के विलेजेस में रिवेन्यू सर्वे होता था। ठीक है, एंड एफर्ट्स किए जाते थे कि
कि वहाँ की जैसे टोपोग्राफी है, लैंड किस तरीके से है, किस तरीके से सॉइल उसकी मतलब की क्वालिटी है, उसकी फ्लोरा प्लांट एनिमल के बारे में लोकल हिस्टोरियन से किस तरीके से उनका क्रॉपिंग पैटर्न था। तो ये सारी की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड किया जाता था। सेंसस ऑपरेशन क्या होता है बच्चे? ऑल द फैक्ट्स सीन एज ए नेसेसरी, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें रखी जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान की जाती थी कि वहाँ पे मतलब कि सॉइल क्वालिटी कैसी है, प्लांट कैसे हैं, एनिमल कैसे हैं। सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years, ये आपको ध्यान रखना है। सेंसस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेंसस ऑपरेशन का मतलब क्या है? जैसे जो पॉपुलेशन होती है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। पेंसिल को क्या हो गया? सेंसस ऑपरेशंस क्या होता है? मतलब जैसे पॉपुलेशन होते हैं उसको काउंट करना हर 10 years के बाद की जाती थी, ठीक है। फिर क्या है? दिस प्रिपेयर डिटेल्ड और रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस। भाई अंडरलाइन कर लेना, ये पेंसिल का पता नहीं क्या हो गया, चल क्यों नहीं रही है। एक मिनट मैं इसको अच्छे से करती हूँ प्रेस। हाँ, हो गया, ठीक है। सेंसस का मतलब क्या होता है कि आप इसको मतलब कि जैसे पॉपुलेशन होती है उसका रिकॉर्ड रखना, कितनी पॉपुलेशन हर 10 years के बाद होती है। तो दीज प्रिपेयर डिटेल्स, और ये रिकॉर्ड रखा जाता है नंबर ऑफ पीपल का जितने भी प्रोविंसेस एरिया में, ठीक है। नथिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजियंस एंड ऑक्यूपेशंस, सो नथिंग नोटिंग की जाती थी कास्ट मतलब की इन्फॉर्मेशन है, रिलीजन से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। और बहुत सारे सर्वे होते थे जैसे बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या होते थे सर्वे होते थे। अब क्या है और नेक्स्ट क्या है हमारा? व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डोंट टेल, ठीक है। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है भाई, हम जो ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते तो हैं लेकिन क्या चीज़ें नहीं बताते हैं। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, बॉडी कॉर्पस को बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। हमें सिर्फ ये मतलब कि वी कैन गेट टू नो, हमें पता तो लगते हैं चीज़ें लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं वो सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, दे सिर्फ हमें बताते हैं कि ऑफिशियल के जो थॉट्स थे वो क्या थे, ठीक है। जो इमेजेस थी वो मतलब कि नीड टू बी केयरफुल, हमें जो इमेजेस मिलती हैं हमें वो हमें उनको स्टडी करना चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। जैसे पिक्चर दी गई आपको 1857 का रेबल हुआ था जो, तो इमेजेस तो हमें ध्यान से देखनी चाहिए। उस व्यू से हमें पता लगता है कि जो क्रिएट कैसे की हैं, जो इमेजेस हैं वो बताते हैं कि हमें जो सेवरल इलस्ट्रेशन बुक में है वो किस तरीके से ब्रिटिश ने प्रोड्यूस किए 1857 के बाद है रिबेलियन हुआ था, ठीक है। और जो कैप्शन है बॉटम में जो वो ये क्या बोलता है कि जो ये कहता है म्यूटिनस जो सिपाही थे शेयर द लूट, ठीक है, किस तरीके से मतलब कि लोगों को लूट किया गया। और जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन है जो रेबल्स से अपेयर करते हैं वे बहुत ग्रीडी थे, बहुत ज़्यादा विशेष थे, दुष्ट थे, ब्रूटल थे। और आप ये सारे के सारे चैप्टर है रिबेलियन का चैप्टर 5 में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, लोगों को कैसे अंग्रेजों ने लूटा था। फिर क्या है? दे वर इंटरेस्टेड इन वट दे विश टू प्रिजर्व एंड पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी क्या होता है? जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस पिक्चर का ये बताया गया है, ये मैंने रीड कर लिया है यहाँ पे। तो जो अब हम यहाँ से थे ना कि जो ऑफिशियल थॉट बताते हैं, हमें ये नहीं बताते कि देवर इंटरेस्टेड, वो इसमें इंटरेस्टेड थे या नहीं थे, वो चीज़ों को मतलब कि वो किस तरीके से प्रिजर्व करना चाहते थे, हैं। और जो रिकॉर्ड थे वो हमेशा ये नहीं बताते कि वो किस तरीके से सोचते थे, क्या वो फील करते थे, जो इसके पीछे के एक्शन थे, हमें ये चीज़ें नहीं पता लगता, हमें सिर्फ रिकॉर्ड पता लगता है। तो वी नीड टू लुक एल्सवेयर, हमें मतलब इसके अलावा भी जानने की जरूरत है। व्हेन वी बिगन टू सर्च फॉर दीज अदर रिसोर्स, अगर हम अदर सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है, जो बहुत मुश्किल होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड के अलावा जानना। और हमारे पास कुछ डायरीज़ हैं लोगों की, कुछ पिलग्रिम्स जैसे जो आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। तो ये देखो ये भी मेथड है, ये नहीं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से अगर आपको पता लगेगा, इन चीज़ों से भी आपको पता लगता है, ठीक है। पॉपुलर बुकलेट्स हैं जो कि मार्केट में बेची जाती है, इनके द्वारा भी हमें पास का पता चलता है। एज जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुई है, न्यूज़पेपर पब्लिश हुए हैं, इश्यूज़ हुए हैं, डिबेट्स हुए हैं, पब्लिक लीडर रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने मतलब कि आइडियाज़ किए हैं, पोइट्स, नॉवलिस्ट, इन सब ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, इनके थ्रू भी हमें क्या हिस्ट्री का पता लगता है। ऑल दिस सोर्सेज हावर वर प्रोड्यूस बाय दोज हु वर लिटरेट, ठीक है। लिटरेट क्या होता है? जो पर्सन एजुकेटेड होता है, जो रीड और राइट कर सकते हैं, उनसे हमें पता लगे। फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स, लेकिन उनके द्वारा हमें ये नहीं पता लगता कि जो हिस्ट्री जो ट्राइबल्स लोग होते थे, पीजेंट्स होते थे, उनके अकॉर्डिंग मतलब क्या था, कैसे उनकी लाइफ थी। जो वर्कर्स थे, माइनर्स थे, पुअर थे गलियों में, ठीक है, उनके बारे में नहीं हमें पता चलता। जो लिटरेट पीपल हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखा था। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ मोर डिफिकल्ट, उन लोगों के बारे में जानना क्या होता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है।
येट दिस कैन बी डन, हम कर सकते हैं, वी मेक ए लिटिल बिट ऑफ, अगर हम थोड़े बहुत एफर्ट करें। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ कैन बी डन, अगर हमें पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आपको सब नॉलेज पता लग जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन टाइप ही है ये बुक का, कि किस तरीके से डेट इंपॉर्टेंट है, कैसे पीरियडाइज किया गया, कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे मतलब कि कौन कौन से सोर्सेज है जिनको हम पास के बारे में जान सकते हैं। तो एक प्रॉपरली एक हमारे इस बुक का एक इंट्रोडक्शन टाइप ही चैप्टर है, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इस अगर आपने वीडियो बड़े ध्यान से सुनी होगी तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप उसको वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। क्या होता है कि भाई थोड़ा जल्दी से पढ़ाने का रीज़न ये होता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा कम टाइम लगे। अभी देखो फिर भी 30 मिनट्स की हो गई है, लेकिन फिर चीज़ें भी बहुत सारी हमने कवर कर ली है, तो इतना टाइम तो देखो पढ़ाने में लगता ही। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।